हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो डेरिवेशन कौन सा है भैया? डेरिवेशन ये है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। होप सो आप लोग भी बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ घर पे बैठ के पूरे एफिशिएंसी के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग को बच्चे थियरी वाले सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर बच्चे डरे हुए हैं भैया। ऑन एन एवरेज सबके मार्क्स सेम जाते हैं, तो आपकी परसेंटेज जो डिसाइड करेगा बच्चा, वो डिसाइड करेगा आपके थियरी वाले चैप्टर्स, थियरी वाले सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चे एक स्फेरिकल सरफेस। हर एक स्टेप क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान से बोर्ड के ऊपर देखते रहो आप लोग। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। उसके बाद कंसीडर कर लो बच्चे, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मान लोगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारे पास सरफेस स्फेरिकल है बच्चे, तो ऑब्वियसली इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका एक सेंटर होगा। होगा कि नहीं होगा यार? और ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस है बच्चे। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस है। बात समझ में आ रही है? ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका सेंटर है। अब ये बताओ क्या होता है? ये होता है भैया पोल। क्या होता है? पोल। बात समझ में आ रही है? अब आपको इस स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे μ2 बोल देना है, और इधर जो एयर प्रेजेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल दो। हमारे पास दो मीडियम हो गया भाई। एक हो गया ये स्फेरिकल सरफेस, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मैंने बोल दिया। और ये इधर एयर प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 बोल दिया। बात समझ में आ रही है? अब सिंपल में तुम्हें एक इमेज बनानी है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं बच्चे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो नाम रख दिया। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर बनानी है। रिफ्रैक्शन होगा, तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे ले लो प्यारी सी। यह बच्चे इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे जैसे ही पड़ेगी इसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये μ1 से μ2 में जा रही है। अगर इस मीडियम की बात करोगे बच्चे, तो ये डेंसर होगी। कौन सी मीडियम होगी? डेंसर है, क्योंकि स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट से ग्लास सरफेस होगा, सॉलिड चीज है। इधर एयर है, तो ये क्या होगा बच्चा? रेयर मीडियम होगा। क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। बात समझ में आ रही है? तो रेयर से डेंसर में रे बच्चे जाएगी रे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि नॉर्मल ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल आपको पता है, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है या कोई सर्कुलर सरफेस है, तो उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है बच्चे और जो सर्कमफेरेंस पे जाती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सर्कमफेरेंस पे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, ऐसे सेंटर से रेडियली आउटवर्ड अगर पास हो रही है, और उसके सर्कमफेरेंस पे ये हमेशा क्या रहेगी? 90 डिग्री बनाती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसके सेंटर से आप भी ड्रॉ कर लो यार, इसके सेंटर से आप भी ड्रॉ कर लो, एक ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो प्यारा सा। ये नॉर्मल हो गया। अब रिफ्रैक्शन करा लो। अगर ये एंगल हम बोल देते हैं बच्चे आई है, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे रिफ्रैक्शन होना है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो रे भाई सीधे चली जाती, बट ये डेंसर मीडियम है, तो रे बेंड होगी। और कहां बेंड होती है बोलोगे सर? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर। अगर ये सोचो जरा, स्फेरिकल सरफेस नहीं होता या मीडियम दोनों सेम होता, तो ये सीधे चली जाती। बट ये यहां से रेयर से डेंसर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। इस एंगल को बोलते हो बच्चे रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलते हो? रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे है बच्चे। अच्छा, यहां पे रे पहुंची, हमें इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रे चाहिए ताकि इंटरसेक्शन हो। तो एक रे इस ऑब्जेक्ट से बच्चे आप इस पोल से होते हुए भेज दो, तो यहां पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जो पोल से रे जाती है आपको पता है वो सीधे निकल जाती है, कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली फॉल होती है। और जो भी रे बच्चे परपेंडिकुलर किसी सरफेस से फॉल होती है, वो सीधे निकल जाती है। बात समझ में आ रही है?
वहां पे कोई रिफ्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी बढ़िया से। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा साइन कन्वेंशन याद रखना है, क्या कि ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। यहां पे देखो लिखा है मैंने, सारी डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से इमेज। और एक बात और याद रखना, हमेशा साइन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव लीजिएगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस मेजर करिएगा वो नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखो रे है, इंसिडेंट रे, इसकी डायरेक्शन में अगर मेजर करोगे पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव ले लोगे बच्चे आर, और यहां इमेज की डिस्टेंस वी ले लोगे क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर हो रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रही है, इसका साइन क्या ले लोगे, नेगेटिव ले लोगे। इतनी बात क्लियर है, बोलो। ये अगर जिसको डायग्राम क्लियर होगा, ये पिक्चर जिसको क्लियर है, जिसको रे डायग्राम क्लियर हो गया बच्चे, उसका डेरिवेशन तो 50% यही पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये वाला एंगल बच्चे तुम अल्फा बोल देना, ये एंगल बीटा बोल देना, और ये एंगल गामा बोल देना, बोल पाओगे। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, एक यहां से बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, इसको बोल देना पी डैश, और यहां को इस पॉइंट को एम बोल देना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे है उसको एम बोल देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताओ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, अल्फा इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है, बीटा नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है, गामा रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है। इतनी बात क्लियर है, बताओ। ये फॉर्मूला डेराइव करके मेरे को ले आना है। ठीक है, चलो चलते हैं जरा, सेम डायग्राम यहां पे है पेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, स्टेप वाइज सारी चीजें समझेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OMC, इन ट्रायंगल OMC, OMC, ये ट्रायंगल दिखा बच्चे, OMC, इस ट्रायंगल को देखो जरा, OMC सेम ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये एंगल है अल्फा, ये है बीटा, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या ये दोनों इंटीरियर एंगल है बच्चे, एंगल अल्फा और एंगल बीटा इंटीरियर एंगल है, और ये आई क्या है बताओ, एक्सटीरियर एंगल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल से क्या बोलते हो आप लोग, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल का क्या होता है, सम होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया आई और इंटीरियर एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आई इक्वल टू मिल जाएगा बच्चे अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड स्टेप के अंदर मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यहां पे भी एक ट्रायंगल देखो होगा, तो यहां पे होगा बच्चे MIC। ठीक है, देखो जरा, CMI है तो CMI या IMC कोई भी ले सकते हो। तो यहां से CMI, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, CMI, ये ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल ड्रॉ है यहाँ पे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गामा और बीटा, ये दोनों इंटीरियर एंगल बन गए और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। सेम फंडा यहां पे भी अप्लाई करो। तो R प्लस गामा इक्वल टू कितना बच्चे, बीटा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। अब यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये ट्रांसफर कर देना बच्चे उस साइड, तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सेकेंड स्टेप तुम्हारा ये रहेगा। थर्ड स्टेप समझो जरा, थर्ड स्टेप के अंदर आपको जो अल्फा बीटा गामा आपने मान रखा था ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो देखो जरा, आप जरा ट्रायंगल देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे, ये MOP डैश, ये देख रहा हूं एक ट्रायंगल MOP डैश, MOP डैश, देखा, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और इसी ट्रायंगल में मैं tan अल्फा लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं, tan अल्फा। तो सोचो जरा, यहां पे बच्चे tan अल्फा लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा,
अगर इसको मैं एक हाइट बोल देता हूं बच्चे h, तो क्या परपेंडिकुलर h के बराबर होगा? और बेस कितना होगा बताओ? क्या माइनस यू होगा? विद साइन रख रहा हूं मैं यहां पे। टेन अल्फा कैलकुलेट कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस टेन अल्फा। क्या टेन बीटा कैलकुलेट हो सकता है बच्चे? टेन बीटा बताओ। टेन बीटा के लिए ट्रायंगल ले लो तुम लोग, एम सी पी डैश, एम सी पी डैश। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा बताओ? बोलोगे सर परपेंडिकुलर मतलब h, और बेस में कितना आ जाएगा? r। बेस में कितना आ जाएगा? r। अच्छा, टेन गामा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? टेन गामा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो बोलोगे सर यहां पे भी निकल जाएगा। कौन से ट्रायंगल से? बोलोगे सर एम आई पी डैश, एम आई पी डैश। देखो यहां पे एंगल कितना है? गामा। तो टेन गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में देखो बेस, बेस क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में कितना? बेस कितना हो जाएगा बच्चे? v। अब जरा यहां बात ये याद रखनी है बच्चे कि जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन ये है कि यहां पे सारी रेस को पैराएक्सियल बोलना है। क्या बोलना है? पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का मतलब क्या होता है? पैराएक्सियल का मतलब होता है ये जो लाइंस जो ड्रॉ किए हो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड जो है वो लगभग में प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, ये जो आप ना ये जो स्फेरिकल सरफेस ले रखो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा स्फेरिकल सरफेस है। ध्यान से देखो, बहुत ही छोटा है। ये मैंने जूम करके बनाया है। कैसे बनाया गया है? ये जूम करके बनाया गया है। ये बहुत ही छोटा सरफेस है। तो सोचो जरा, यहां पे अगर आप रे इंसिडेंट करोगे बच्चे, यहां से ये जो जाएगी रे इंसिडेंट रे, सोचो जरा क्या हो गई? ये पैरेलल लगभग हो गई ना, इस एक्सिस की क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये बहुत छोटा सा है, समझो। ये हमारे पास पॉइंट है ऑब्जेक्ट वाला, ये जब ड्रॉ करोगे इस पे इंसिडेंट रे, वो इंसिडेंट रे देखो क्या लगभग में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो सोचो जरा, इसीलिए वो बोला जा रहा है भैया कि ऑल रेज आर पैराएक्सियल। अगर ये इंसिडेंट रे के लगभग पैरेलल, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग पैरेलल हो गई, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा बच्चे अल्फा, और ये सब जो एंगल बीटा गामा, ये सब जो एंगल बन रहे हैं ना, बहुत ही छोटे एंगल हो जाएंगे, क्योंकि लगभग में वो क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा यार। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां से बोला गया अल्फा बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल। क्यों? क्योंकि ऑल रेज आर पैराएक्सियल, क्योंकि सारी रे पैराएक्सियल। ए अजम्पशन लेके चलोगे तभी ये डेरिवेशन होगा। सो की सिंपल बात। बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, सारे एंगल यहाँ के सबसे छोटे एंगल होंगे, बहुत ही छोटे एंगल होंगे। अगर जहां छोटे एंगल की बात करोगे तो उस कंडीशन में टेन अल्फा जो हो जाएगा बच्चे, टेन अल्फा वो लगभग में अल्फा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? अल्फा के। और टेन बीटा लगभग में किसके बराबर? बीटा के बराबर हो जाएगा। और टेन गामा लगभग में किसके बराबर? गामा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत ही स्मॉल एंगल हो गया ना, तो टेन अल्फा, अल्फा के बराबर टेन बीटा, बीटा के बराबर टेन गामा, गामा के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये जो पी पॉइंट है बच्चे, वो लगभग में पी डैश पे आ जाए, क्योंकि बहुत छोटा है यार। ड्रॉ करो यहाँ पर पेंडिकुलर, देखो क्या लगभग में ये पॉइंट इसी के पास में है, ये पी डैश और ये पी, ये लगभग में पास आ गया ना। तो ये पॉइंट बहुत क्लोज है पी के, तो ये इसीलिए सारी डिस्टेंस यहां से मैं मेजर करके रखा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये पी डैश लगभग पी के पास में ही है, क्लोज क्लोज टू पी। इतनी बात अगर याद हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहीं पे सारी कैलकुलेशन मैंने किया है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में लिया टेन अल्फा इक्वल टू एच बाई माइनस यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन अल्फा को मैंने अल्फा बोल दिया बच्चे, एच बाई माइनस यू। सेकेंड ट्रायंगल दिखा टेन बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन बीटा को मैंने बीटा लिख दिया क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, तो एच बाई आर हो गया। यहां से मैंने लिया टेन गामा, तो एच बाई वी, और टेन गामा को मैंने गामा लिख दिया है बच्चे, एच बाई वी। अब तुम्हें क्या करना था? स्टेप 4 के अंदर आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है। क्या करना है? स्नेल्स लॉ यूज करना है एट द स्फेरिकल सरफेस। यहां पे स्नेल्स लॉ यूज करो। तो स्नेल्स लॉ कैसे यूज करोगे? आपको पता है, मैंने बताया है कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का इंसिडेंट एंगल। तो बोलोगे सर म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू क्या? इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? म्यू2 साइन आर। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ है। यहां पे स्नेल्स लॉ यूज कर पाओगे इस सरफेस पे, तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। यही देखो मैंने यहां पे किया है, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर।
अब यहाँ पे एंगल बहुत छोटे होंगे तो साइन आई को आई लिख दोगे, साइन आर को क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे। और आई और आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, देखो जरा आई और आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो बच्चे, कहां पे, देखो यहां पे कैलकुलेट किए हो। आई और आर की वैल्यू तो कैलकुलेट हुई है ना, आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेना, अल्फा प्लस बीटा आई की वैल्यू और आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा, पुट हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू देखो यहां से रखो एच बाई माइनस यू, बीटा की वैल्यू रखोगे एच बाई आर, पुट कर लोगे इक्वल्स टू म्यू टू, बीटा की वैल्यू एच बाई आर और गामा की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहां से देख लो एच बाई वी। सब में से एच कॉमन ले लो, सब में से क्या करो, सब में से एच कॉमन लेके उड़ा दो, उड़ा दोगे तो, और इसको म्यू वन को मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, म्यू टू को इसमें मल्टीप्लाई करना, ये मिलेगा देखो म्यू वन अपॉन में माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन में आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू टू अपॉन में वी। अब क्या करना है, u और v को एक साइड ले आओ, u और v को एक साइड ले आओ, देखो ये क्या है, ये माइनस में, इसको इधर ले आओ तो म्यू टू अपॉन में v इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस म्यू वन अपॉन में u, और इसको क्या करो बच्चे उस साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा म्यू टू अपॉन में r माइनस म्यू वन अपॉन में r। अब आर आर बेस सेम है तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला था कि म्यू टू अपॉन में v माइनस म्यू वन अपॉन में u इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में r। ठीक है, यहां पे बच्चे सारी डिस्टेंस साइन के साथ रखनी है, ऑल डिस्टेंसेस पुट हियर विद साइन, ठीक है ना, सारी डिस्टेंस आपको विद साइन रखना है। होप सो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना मेरे को, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल गई है। पहले सबसे पहले आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयर से डेंसर में रे आई बच्चे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रही है इंसिडेंट रे के, तो माइनस यू, ये इन द डायरेक्शन है तो प्लस आर, ये क्या वी हो जाएगा। ये अल्फा बीटा और गामा, सबसे पहले तुम्हारा टारगेट है आई और आर को निकालना, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आई, और ये ट्राइंगल ले लोगे बच्चे, ये वाला सी एम आई वाला ट्राइंगल ले लोगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, और यहां इधर बीटा को गामा को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा इक्वल टू आर। अब आर की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी, यहां से आर की वैल्यू निकलने के बाद देखो जरा आर बीटा माइनस गामा आया ना, उसके बाद मेरा टारगेट क्या रहेगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए तीन ट्राइंगल है उसके अंदर, तीनों ट्राइंगल में टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा ले लेना, और बोल देना कि एंगल क्या है, ऑल रेज आर पैराएक्सियल, सारी रे क्या है पैराएक्सियल है। तो पैराएक्सियल होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के लगभग में वो क्या रहेंगी पैरेलल रहेंगी, क्योंकि ये जो आपने स्फेरिकल सरफेस लिया है, जो स्फेरिकल सरफेस लिया है बच्चे वो बहुत ही छोटा है, तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे, तो टेन अल्फा को अल्फा लिख देना, टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को गामा। अब तुम्हारा क्या करना है उस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर, ठीक है। तो यहां से आप स्नेल्स लॉ लगा पाओगे, साइन आई को आई लिख देना, साइन आर को आर लिख देना, आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, गामा की वैल्यू क्या है बच्चे, सॉरी आर की वैल्यू क्या है बीटा माइनस गामा। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके एच को दोनों तरफ से उड़ा देना और क्या करना ट्रांसफर कर लेना, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और याद रखना यहां पे सारे जो पैरामीटर पुट करना है विद साइन, चाहे यू वी आर जो भी पुट करना है विद साइन पुट करना है। होप सो ये डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी, और कोई डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, वो भी डेरिवेशन करा दूंगा मैं, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।